जब बात ह्यूमन की, फ्लोरा की और फोना की हो रही है तो अर्थ की भी हिस्ट्री का डिस्कशन यहां पर इनएविटेबल है। और अर्थ जिस यूनिवर्स का हिस्सा है उसकी भी ओरिजिनेशन को जानना जरूरी हो जाता है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के सेशन में हम ना केवल ह्यूमन बल्कि फ्लोरा, फोना और अर्थ के साथ साथ यूनिवर्स की भी ओरिजिनेशन की बात करेंगे। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 20 बिलियन ईयर्स अगो एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके कारण से ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैसेस, ठीक है, कॉस्मिक डस्ट और हाई टेम्परेचर इरप्ट हुआ। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं विशाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी की सेहत बहुत अच्छी होगी और प्रिपरेशन चल रही होगी जबरदस्त। डियर स्टूडेंट, आप सभी की प्रिपरेशन अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और आप रिवीजन में लगे हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके रिवीजन को ही एक बूस्ट अप देने के लिए संकल्प भारत पर आप सभी के लिए पॉडकास्ट सीरीज जो है ये लाई जा रही है और उसी क्रम को बरकरार रखते हुए आज का ये सेशन एक पॉडकास्ट सेशन होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इस सेशन से मैक्सिमम बेनिफिट आप तभी उठा पाएंगे जब आप कंप्लीट फोकस रख के जो कुछ मैं आज इस सेशन में बताने जा रहा हूं उसको कंप्लीट तौर पर ग्रैस्प करेंगे और अपने जो कुछ आपने एनसीईआरटी बुक्स के अंदर में पढ़ा हुआ है उसे रिवीजन के तौर पर अपने फिंगर टिप्स पर एकदम ग्रैस्प कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर कंप्लीट फोकस रखते हुए आज इस सेशन को कंटिन्यू करिए और मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए इस सेशन से। तो डियर स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं। आज हम ये पॉडकास्ट सेशन जो लेने जा रहे हैं ये डेडिकेटेड है हमारे इवोल्यूशन चैप्टर के लिए। डियर स्टूडेंट, जो इवोल्यूशन का हमारा चैप्टर है बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि ना केवल बायोलॉजी बल्कि अदर फील्ड के एस्पिरेंट भी ये जानने को काफी उत्सुक रहते हैं कि आखिरकार इवोल्यूशन कैसे हुआ, लाइफ की ओरिजिनेशन कैसे हुई। लेकिन हम हमारी जिज्ञासा को कंट्रोल में रखते हुए नीट के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इवोल्यूशन हुई है। और जब बात हो रही है इवोल्यूशन की तो बात हम करने जा रहे हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की। क्या है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? दरअसल ये उस हिस्ट्री की तरफ में आप कह लीजिए हमारा ध्यान ले जाना चाह रही है, उसकी स्टडी कराई जा रही है जो कि हर लाइफ फॉर्म जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है उसने देखी है ऑन अर्थ। यानी कि जो भी लाइफ फॉर्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम ह्यूमंस ने भी जो भी बदलाव देखे हैं, सभी लाइफ फॉर्म्स ने जो बदलाव देखे हैं अर्थ के ऊपर में, वे सभी हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर में ही स्टडी हम करते हैं। और जब बात यहां पर ह्यूमंस की हो रही है तो इससे अर्थ पर पाए जाने वाले फ्लोरा और फोना भी अछूते नहीं हैं। यानी कि फ्लोरा यानी प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स के अंदर में बदलाव हुए हैं अर्थ पर रहते हुए और जितने भी एनिमल्स में बदलाव हुए हैं, ये सभी हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में ही हम स्टडी करते हैं। और इसी के साथ साथ जब बात ह्यूमन की, फ्लोरा की और फोना की हो रही है तो अर्थ की भी हिस्ट्री का डिस्कशन यहां पर इनएविटेबल है। और अर्थ जिस यूनिवर्स का हिस्सा है उसकी भी ओरिजिनेशन को जानना जरूरी हो जाता है। तो इस इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के सेशन में हम ना केवल ह्यूमन बल्कि फ्लोरा, फोना और अर्थ के साथ साथ यूनिवर्स की भी ओरिजिनेशन की बात करने जा रहे हैं। तो सभी लोग तैयार होकर और ध्यान लगाकर सुनिए कि किस किस तरीके से हमारी ये इवोल्यूशन हुई है। तो डियर स्टूडेंट, बात की शुरुआत होती है 20 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि हमारी यूनिवर्स जो ओरिजिनेट हुआ था 20 बिलियन ईयर्स अगो। ऑल्दो उस वक्त देखने के लिए कोई नहीं था, लेकिन एक वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है जिसे हम बिग बैंग थियरी के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, बिग बैंग थियरी के अनुसार 20 बिलियन ईयर्स अगो एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके कारण से ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैसेस, ठीक है, कॉस्मिक डस्ट और हाई टेम्परेचर इरप्ट हुआ था। डियर स्टूडेंट, यही शुरुआत थी यूनिवर्स की। और इस इरप्शन से बहुत सारे क्लस्टर्स बन गए थे, गैसेस के क्लाउड्स बन गए थे, जिन्हें कहा गया नेब्यूला। फर्दर जैसे जब एक्सप्लोजन हो जाता है उसके बाद टेम्परेचर कम होना भी शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक्सप्लोजन के बाद जब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, कंडेंसेशन होने लगी गैसेस की, तो यहां पर कुछ प्रिमिटिव जो आप कह लीजिए कि लाइट गैसेस जो हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इनकी भी आप कह लीजिए उत्पत्ति हुई। और
इन नेब्यूला में ही फर्दर और कंडेंसेशन से वेरियस गैलेक्सीज बनी। डियर स्टूडेंट, आपने सुना होगा हमारी अर्थ जिस गैलेक्सी का हिस्सा है ये मिल्की वे है। मिल्की वे में भी बहुत सारे जो स्टार्स पाए जाते हैं, उनके चारों तरफ, उनके इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, जो कि अपने आप में एक सिस्टम बनाते हैं। हमारी धरती अर्थ भी एक ऐसी सिस्टम का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। तो हमारा सन जो है ये भी उन स्टार्स में से एक है जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, 20 बिलियन ईयर्स अगो हुए इस इरप्शन से अल्टीमेटली अर्थ तक के बनने का अंतराल काफी बीत गया, और ऐसे में 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ की उत्पत्ति हुई। डियर स्टूडेंट, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो की अर्थ को अगर आप देखें तो वो कंडीशन बहुत ही हाई टेम्परेचर की थी। ऐसी कंडीशन में कोई भी लाइफ धरती पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। मॉल्टन लावा लाइक कंडीशन थी। लेकिन चूंकि यहां पर टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जा रहा था, तो ऐसे में यह लावा धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने की भी कंडीशन में आ गया था। लेकिन सरफेस तो सॉलिडिफाई हो रही थी, लेकिन इनर कोर अभी भी बहुत ज्यादा गर्म था, और ऐसे में वॉल्केनिक इरप्शंस जो है ये अर्थ पर लगातार हो रहे थे। ऐसे ही इरप्शन से बहुत सारी गैसेस भी इरप्ट हो रही थी, जिसमें से आप कह सकते हैं अमोनिया, ठीक है, वाटर वेपर, उसके अलावा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये काफी ज्यादा अमाउंट में अर्थ के क्रस्ट, जो टॉप सरफेस रहती है उसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, उस पर फैलती जा रही थी। साथ ही साथ सन से आने वाली यूवी रेज वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलिसिस करते हुए इसे तोड़ रही थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। डियर स्टूडेंट, अभी तक भी जो ये कंडीशन थी ये फेवरेबल नहीं थी लाइफ को थ्राइव करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे कंडीशन वैसी बनने जा रही थी जिससे लाइफ सस्टेन हो सके धरती पर। डियर स्टूडेंट, जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अलग अलग होने शुरू हो गए, तो मीथेन और अमोनिया के साथ ऑक्सीजन के मिलने से वाटर जो है ये वेपर फॉर्म से अब धीरे धीरे आप कह लीजिए कि लिक्विड फॉर्म पर भी आना शुरू हो चुका था, और ऐसे में लगातार वाटर कंटेंट जो है ये धरती पर बढ़ता चला गया। और ऐसे में ही आप पाएंगे कि धीरे धीरे ओजोन लेयर भी फॉर्म हुई, और चूंकि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो धरती पर कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं था, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर भी फॉर्म होना शुरू हो गया, और ऐसे में धरती अपने आप में रहने के लिए धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गई थी। लेकिन डियर स्टूडेंट, इसमें भी एक काफी लंबा अंतराल बीता, और जो लाइफ को थ्राइव करने वाली जो कंडीशन डेवलप होनी शुरू हुई ये लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो हुई। तो ऐसे में अगर सवाल हमारे सामने आ जाए कि आखिरकार धरती के बनने से लेकर लाइफ के इनिशिएशन, लाइफ की शुरुआत तक का जो समय है लगभग कितना है, तो दैट इज 500 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो जब 4 बिलियन ईयर्स अगो की हम बात कर रहे हैं, तो यह भी समय जो है प्रिमिटिव सेल्स जो है उनके बनने का समय धीरे धीरे यहां पर आ चुका था। लेकिन सबसे पहले जो एंटिटीज यहां पर बन रही थी, दीज वर प्रोबायोन्ट्स। ठीक है, प्रोबायोन्ट्स में तौर पर आप कह सकते हैं कि ये वे जायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स थे जो कि लाइफ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए जरूरी हैं। ठीक है, यानी उस एनवायरनमेंट को भी सस्टेन करने के लिए भी कुछ जो एंटिटीज की रिक्वायरमेंट है उनकी बात यहां पर करी जा रही है, और मेजर तौर पर ये एंटिटीज हैं जैसे प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, और ऐसे में जो प्रिमिटिव सेल्स, हालांकि हम अगर हम कहें कि प्रिमिटिव सेल लाइक जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने शुरू हो गए थे, लाइक माइक्रोस्पोर्स लाइक आप कह लीजिए स्ट्रक्चर्स यहां पर बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, अब वहां से अल्टीमेटली धीरे धीरे प्रोकैरियोट्स बनने की स्थिति आई। प्रोकैरियोट में भी अगर हम बात करें तो शुरुआती तौर पे जो बैक्टीरिया थे वे ऐसे थे कि विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर पाए, मिथेनोजन्स। ठीक है, अलग अलग कह लीजिए कि केमिकल बेस्ड जो अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करा सकते थे, इस तरह के बैक्टीरिया थ्राइव करने शुरू हुए। धीरे धीरे कंडीशन और चेंज हुई और हमने पाया कि साइनोबैक्टीरिया भी बनने शुरू हो गए, और साइनोबैक्टीरिया बनने के बाद में एनवायरनमेंट के अंदर में ऑक्सीजन की लगातार अमाउंट जो है वो बढ़नी भी शुरू हो गई। यहां से वो स्थिति प्रॉपर बनने में आ गई थी
जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए धरती पर जरूरी थी, यानी कि ऑक्सीजन। वाटर तो आ ही चुका था, ऑक्सीजन का अमाउंट भी अब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में बढ़ने लग गया था। तो डियर स्टूडेंट, जब हमने अभी तक की ये जो बात करी है, ये लगभग हमारे यूनिवर्स से हमारे अर्थ और अर्थ के ऊपर में लाइफ ऑरिजिनेशन की स्थिति तक आने की बात है। आई होप यहां तक की ये सारी चीजें हमारे माइंड में क्लियर हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब जब बात यहां पर आती है कि भाई लाइफ यहां पर प्रोड्यूस, कह लीजिए कि लाइफ इनिशिएट या ओरिजिनेट हो चुकी थी यहां पर, लेकिन इसको लेकर भी अलग अलग थियरीज हैं। जो आपकी एनसीईआरटी में भी थियरीज की बात कही गई है, तो इसमें कई सारी थियरीज हैं, जैसे थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसका कहना है कि गॉड ने ही सब कुछ बना दिया है। ठीक है, ऐसे ही थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि अचानक ही एबायोटिक कंडीशन से बायोजेनेसिस हो जाती है। ठीक है, यह भी बात काफी हद तक कही गई थी। तो डियर स्टूडेंट, अल्टीमेटली यहां पर क्या ये सभी थियरीज करेक्ट हैं? जी नहीं, ये थियरीज हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमने बात करी स्पेशल क्रिएशन की बात, ठीक है, तो उसे हम यूनिवर्सल नहीं मान सकते। ठीक है, बात जब यहां पर अगले स्तर पर आती है, तो कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स, ग्रीक थिंकर्स का यह भी मानना था कि लाइफ जो है ये कहीं बाहर यूनिवर्स से धरती पर आई है। ठीक है, तो ऐसे में उसमें कहा गया कि स्पोर्स के थ्रू लाइफ अर्थ पर पहुंची, और इस थियरी को कहा जाता है थियरी ऑफ पेनस्पर्मिया। ठीक है, इसके बाद थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जैसे हमने कहा कि एबायोटिक कंपोनेंट से भी बायोटिक कंपोनेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर एरिस्टोटल ने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि एबायोटिक कंपोनेंट से भी बायोटिक कंपोनेंट बन जाए, यानी कि लाइफ का ओरिजिनेशन एबायोजेनेसिस से भी डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस थियरी को सीधे तौर पर नकारते हुए लुईस पास्चर ने यह बात सिद्ध करी थी कि लाइफ से ही ओरिजिनेट हो सकती है। ठीक है, लाइफ की उत्पत्ति लाइफ से ही हो सकती है। इसको लेके लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट भी किया था। उन्होंने ईस्ट को वाटर में रखा, ठीक है, और फिर उसके अंदर में शुगर डालते हुए ताकि वहां पर थ्राइव भी कर सके। फिर वहां पर क्या कर दिया कि बर्नर से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया ताकि ईस्ट मर जाए। ठीक है, अब ऐसे में जहां पर ईस्ट की डेथ हो गई है, जो माइक्रोब्स एयर में पाए जाते हैं उनके यहां पर थ्राइव करने की प्रॉपर कंडीशन डेवलप हो चुकी होती है। ठीक है, उन्होंने यहां पर एस शेप्ड, ठीक है, जो फनल है उसका यूज किया, और ऐसे में उन्होंने यह पाया कि जहां पर जो माइक्रोब्स हैं वो एंटर नहीं हो पा रहे हैं, ईस्ट वाले जो आपके लिए डेड ईस्ट कहे जाएंगे, ठीक है, हीट किल्ड ईस्ट कहे जाएंगे, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां पर फर्दर बैक्टीरिया नहीं प्रोड्यूस हुए। लेकिन जहां पर उस एस शेप्ड फनल को तोड़ दिया गया, वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग गई। तो उन्होंने कहा कि भाई जहां पर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर में लाइफ है, वहीं पर से ही नई लाइफ जनरेट हो सकती है। यह लुईस पास्चर के अनुसार था। ठीक है, लेकिन इस बात को भी हर जगह पर साबित नहीं किया जा सकता। तो अगली थियरी लेकर आए ओपरिन एंड हेल्डन, जो कि कहती है कि एबायोटिक कंडीशन से भी फॉर्म हो सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लुईस पास्चर ने जो बात कही थी उससे विपरीत जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये थ्रू आउट टाइम पीरियड ऐसे रहेगा, यानी कि किसी भी एबायोटिक से डायरेक्ट बायोटिक जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी कि सीधे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनकी जो थियरी थी इसे कहा जाता है थियरी ऑफ केमिकल जनरेशन, केमिकल बायोजेनेसिस आप कह सकते हैं, केमिकल बायोजेनेसिस। उन्होंने कहा कि जिस कंडीशन में अर्थ थी लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो, उस कंडीशन में जो केमिकल्स वहां पर पाए जा रहे थे वे लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए थे, यानी प्रोबायोन्ट्स जो बनने चाहिए थे, उनको बनाने के लिए सही थे। और धीरे धीरे जब प्रोबायोन्ट्स बन गए, तब फिर जाकर उनसे आप कह लीजिए कि सेल्स डेवलप होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि इसे प्री बायोजेनेसिस कहा जा सकता है इसे। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने पाया, बल्कि उनकी इस बात को एक्सपेरिमेंटली
प्रूव भी किया एसएल मिलर ने 1953 में अपने एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने मीथेन, इसके साथ साथ अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, इनको एक प्रॉपर टेम्परेचर भी देते हुए लाइटनिंग के साथ में आप कह लीजिए एक्सपोज किया, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया और यहां अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हुआ, जो इस बात को सिद्ध करने के लिए काफी था कि यस, केमिकल्स से भी जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स है वो जनरेट हो सकते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो ये लास्ट थियरी थी, इसको काफी हद तक एक्सेप्टेंस मिल गई थी कि यस, हो ना हो इसी तरीके से लाइफ ओरिजिनेट हुई है धरती पर। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये थियरी वाला पोर्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार ये इवोल्यूशन हुआ है, क्या इसके एविडेंसेस भी हैं हमारे पास, या फिर हम केवल इन्हें मनगढ़ंत बातों की तरह पढ़ते जा रहे हैं? डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इनके एविडेंसेस हैं हमारे पास। कैसे? डियर स्टूडेंट, सबसे पहला एविडेंस हमारे सामने आता है एज पर एनसीईआरटी, दैट आर फॉसिल्स। डियर स्टूडेंट, फॉसिल्स उन स्ट्रक्चर को कहा जाता है, उन हार्ड स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है जो कि बहुत समय पहले रॉक्स के अंदर में ही एम्बेडेड हो गए थे, और आज अगर हम उन्हें देखते हैं तो वो हमें उस वक्त पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व फॉर्म पर दिखा देते हैं। ऑल्दो उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन फॉसिल से हमें पता चलता है कि यस, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पहले किस तरह के ऑर्गेनिज्म धरती पर एग्जिस्ट करते थे। तो ऐसे में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये एविडेंसेस भी हमें काफी हद तक प्रूव करते हैं कि इवोल्यूशन हुई है। केवल फॉसिल्स ही नहीं, बल्कि अगर हम एक कदम और आगे बढ़ें तो कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी भी काफी हद तक इस चीज को क्लियर कर देती है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में आप ये पाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनकी एनाटॉमी भी काफी हद तक एक दूसरे से कोरिलेटेड है। हम काफी स्तर तक देखते हैं कि जैसे बर्ड्स हैं, ठीक है, उनके फेदर्स होते हैं, सभी बर्ड्स के अंदर में कॉमन तौर पर हैं, पर क्या सभी उड़ने वाले जो जीव हैं क्या उनके अंदर वही फेदर्स पाए जाते हैं? तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसको लेकर हम यहां पर बात करते हैं कि इवोल्यूशन के भी तरीके हैं अलग अलग। तो देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे आप सभी के सामने मैं रखता हूं। देखिए, जैसे हमारी एनसीईआरटी में कंपेयर किया गया है कि बैट, व्हेल, ह्यूमन, चीता, इन सभी के जो फोर लिम्स हैं क्या वो एक जैसे हैं? डियर स्टूडेंट, यहां पर इन सभी के फोर आर्म्स का काम यानी फंक्शन अलग अलग है, लेकिन सभी के अंदर स्ट्रक्चर एक जैसी है। जैसे अगर हम ह्यूमन हैंड की बात करें तो यहां पर हमें शुरुआत के अंदर में क्या फेलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हमारे यहां पर रेडियस अल्ना दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारे जितने भी बोन्स यहां पर हमारी कोहनी में है, ऐसे ही आपको अदर आप कह लीजिए ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ऐसे में इसे कहा जाता है कि ये सभी आपस में कैसे हैं? होमोलोगस हैं, ठीक है। ये ऑर्गन्स क्या कहे जाते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स कहे जाते हैं। जब कभी सिमिलर ऑरिजिन के जो ऑर्गन्स हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, और ये अपने आप में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल या कह लीजिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर में अलग अलग काम कर रहे हैं। और इसी से विपरीत, इसी से ऑपोजिट हमें यह बात भी देखने को मिलती है कि जैसे विंग्स की अगर हम बात करें तो एक बटरफ्लाई की विंग और एक बर्ड की विंग, ऑल्दो दोनों को उड़ने में ही मदद करती है, यानी कि फंक्शन उन दोनों के सेम है, लेकिन ओरिजिनेशन दोनों की अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे में जो इस तरह की इवोल्यूशन हुई है उसे हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। और ऐसे ऑर्गन्स जिनका फंक्शन सेम है लेकिन उनका ओरिजिन अलग अलग है, उन्हें हम एनालॉगस ऑर्गन कहेंगे। क्लियर है बात? तो डियर स्टूडेंट, इवोल्यूशन को ही सिद्ध करते हुए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को भी हम यहां पर देख पा रहे हैं, और होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन इनके ही एग्जाम्पल हैं। आपकी एनसीईआरटी के अंदर में कंपैरिजन जो है डॉल्फिन के फिन्स और पेंगुइन के फिन्स का भी किया गया है, ठीक है। दोनों के आप कह लीजिए जो फंक्शन है वो अलग अलग हैं, लेकिन ऑरिजिनेशन सेम है।
ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, तो अगर हम बढ़ते हैं अब हमारे अगले एविडेंस की तरफ, तो हम पाते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन भी काफी हद तक इवोल्यूशन को प्रूव करती है। नेचुरल सिलेक्शन की जहां बात आती है वहां डार्विन की भी बात आती है, जिसको अभी हम थोड़े अंतराल पर दोबारा से देखेंगे कि डार्विन ने आखिर किस तरीके से चीजों को प्रूव किया था। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन से यह बात कैसे प्रूफ होती है कि इवोल्यूशन हुआ है? तो डियर स्टूडेंट, नेचुरल सिलेक्शन को ऑब्जर्व करते हुए हमारी इवोल्यूशन की थियरी को सपोर्ट मिलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। डियर स्टूडेंट, 1815 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, तो उस समय में बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। और ऐसे में जो भी ट्रीज आसपास में पाए जाते थे, ऐसी फैक्ट्रीज के, उन पर यह स्मोक इकट्ठी होती जाती थी। इसका सीधा असर उन मॉथ्स पर पड़ा जो कि आसपास में पाई जाती थी, लाइकन्स पर पाई जाती थी। डियर स्टूडेंट, उससे पहले 1850 से पहले दो तरह की मॉथ्स वहां पर पाई जाती थी। एक लाइट कलर या कहिए व्हाइट मॉथ्स थी, और एक तरफ में थी मेलानिन वाली मॉथ्स, यानी कि जो ब्राउनिश ब्लैकिश कलर की थी। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय बीता, 1920s तक यह बात क्लियर होने लग गई कि मॉथ्स की जो संख्या है वो यहां पर पहले जैसी नहीं रही है। वहां पर सीधे तौर पर पाया जाने लगा कि जो भी लाइट कलर यानी व्हाइट जो मॉथ्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है एज कंपेयर टू डार्क मॉथ्स। इसके होने के पीछे सीधा रीजन क्या था? इसके होने के पीछे रीजन था कि जो स्मोक वहां पर इकट्ठा हो रही थी, उसके साथ में कैमोफ्लाज तो मिल रहा था डार्क मॉथ को, लेकिन व्हाइट मॉथ सीधे तौर पर दिखाई दे रही थी, और वो प्रेडेटर्स के सीधे, आप कह लीजिए कि वो प्रेडेटर्स से सीधे तौर पर दिखाई दे जा रही थी, और ऐसे में उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लग गई। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ऐसे में इवोल्यूशन की जो बात हम देख पा रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन भी इसको प्रूव करते जा रहा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब जब हम यहां पर एविडेंसेस को लेकर बात कर चुके हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन को जो देने वाले डार्विन हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की जो अपनी थियरी दी थी, इसके लिए उन्होंने प्रॉपर अपनी जो स्टडी करी थी वो करी थी गैलापागोस आइलैंड पर। दरअसल यहां पर पाई जाने वाली जो फिंचेस थी, ठीक है, फिंचेस के बीक्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और यह पाया कि ये फिंचेस जो अलग अलग रीजन में रह रही थी और अलग अलग तरह के नाइक्स पर डिपेंड कर रही थी, यानी कुछ फिंचेस जो थी वहां पर इंसेक्टिवोरस थी, कुछ जो थी वो आप कह लीजिए कि हर्बीवोरस थी। तो ऐसे में दोनों की जो बीक्स हैं वो अलग अलग थी, डिपेंडिंग अपॉन देयर डाइट। तो ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर पाया कि जो भी यहां पर बदलाव इन फिंचेस के बीक्स में देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नेचुरल सिलेक्शन का ही परिणाम है। जो एक पर्टिकुलर टाइप की फिंच जिस तरह का भोजन करती थी, उसको सपोर्ट करने के लिए जिस तरह की बीक उसके पास होनी चाहिए, केवल वही फिंचेस एक पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिल रही थी। और नेचुरल सिलेक्शन को प्रूव करते हुए यहां पर अडेप्टिव रेडिएशन की बात भी प्रूव हो गई। अडेप्टिव रेडिएशन क्या है? दरअसल जब कभी किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाली स्पीशीज के अंदर में उस पर्टिकुलर तरह की बदलाव आते हैं, अडेप्टेशन आती है, जो कि उसके रहने के, उसके सर्वाइवल के चांस को एनहांस करती हो, तो उसे हम कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। यहां पर फिंचेस, गैलापागोस की जो फिंचेस थी, उनमें यह देखा गया, और यहां से अडेप्टिव रेडिएशन भी प्रूफ होता है। अडेप्टिव रेडिएशन केवल गैलापागोस आइलैंड पर पाए जाने वाले फिंचेस पर ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मार्सुपियल्स पर भी काफी हद तक सेट होती है। अब वहां पर पाएंगे कि ऑल्दो बाकी जगहों पर रहने वाले जो मैमल्स हैं, ठीक है, वे भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया की जो आप कह लीजिए कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बन गया था। अगर मैं यहां पर थोड़ी सी अगेन अर्थ की हिस्ट्री पर लेके जाऊं आपको, तो आपको पता होगा शुरुआत के अंदर में सभी जो अर्थ, जो धरती का एरिया था, वो साथ में मिले हुए थे, ठीक है। तो ऐसे में पेंजिया के फॉर्म में थे सभी के सभी, लेकिन धीरे धीरे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण से, टेक्टोनिक प्लेट शिफ्टिंग के कारण से ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलग हो गया था। तो यहां पर पाए जाने वाले जो मैमल्स थे,
उनकी डेवलपमेंट थ्रू आउट एक अलग तरीके से हुई और वे मार्सुपियल्स कहे गए, मार्सुपियल मैमल्स कहे गए। ठीक है, जबकि बाकी जो मैमल्स पाए जा रहे थे वे अलग तरीके से डेवलप हुए। तो यह भी एक एडेप्टिव रेडिएशन का ही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कि जहां पर जिस तरीके की कंडीशन पे वो रह रहे हैं उसके अनुसार ही उनके अंदर में बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारे नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टिव रेडिएशन दोनों को ही जस्टिफाई कर रहे हैं। फिर डियर स्टूडेंट, बात जब यहां पर आगे बढ़ती है, एडेप्टिव रेडिएशन की हमने बात कर ली, नेचुरल सिलेक्शन की एक और बात हमको यहां पर समझने की जरूरत है कि डियर स्टूडेंट, नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके से इंप्लाई होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल सिलेक्शन में अगर हम ग्राफ्स को देखते हैं तो दरअसल देखिए, अगर जो एग्जिस्टिंग ट्रेट है जो कि सर्वाइवल करने में मदद कर रहा होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, अगर वो मेंटेन्ड है, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर आप कह लीजिए मेंटेन, बल्कि क्या कहिए कि ज्यादा मददगार अगर वो हो रहा है, तो अगर आप कर्व उसका देखेंगे तो कर्व वो इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, अगेन अगर इसको यूं एक ग्राफ के थ्रू वैसे हम ये समझ लेते हैं, ग्राफ में अगर हम पाते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस पर, ठीक है, हमने यहां पर वाई एक्सिस पर तो क्या रखा है कि कितना यहां पर नंबर्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, यहां पर या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम रेफर कर रहे हैं वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हम यहां पर रेफर कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ ट्रेट्स को रेफर कर रहे होते हैं एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो जो मीन आप कह लीजिए लेंथ होती है, मीन जो ट्रेट होती है उसकी संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो मीन जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर वही ट्रेट सर्वाइवल में बहुत ज्यादा और मददगार हो जाएगी तो क्या मीन लेंथ वालों की संख्या बढ़ जाएगी एज पर आर नेचुरल सिलेक्शन। उसी कारण से हम यह बात कह रहे हैं, जैसे जैसे अगर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है तो जो ट्रेट यहां पर फायदा पहुंचा रही है, सर्वाइवल में मदद कर रही है, अगर वो और ज्यादा मददगार हुई तो मीन जो यहां पर नंबर है ऑर्गेनिजम्स का वो भी बढ़ता जाएगा। तो पीक यहां पर बढ़ जाती है अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिले। ठीक है, तो ये एक तरह से सपोर्टिव कंडीशन है नेचुरल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ऐसे में अगर हम ये पाते हैं कि नहीं, जो अभी एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है वो यहां पर फेवर नहीं कर रही है, बल्कि किसी एक खास जो ट्रेट है, ठीक है, पर्टिकुलर ट्रेट की तरफ में शिफ्टिंग होते हुए अगर हम देखते हैं तो वहां पर आपको एक डायरेक्शनल आप कह लीजिए फेज देखने को मिलेगा। और ऐसे में जो हमारी मीन जो है, ठीक है, मीन जो ट्रेट है वो यहां पर शिफ्ट कर जाएगी एक डायरेक्शन में। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, सपोज कीजिए कि अभी जो हाइट है, हाइट सपोज कर लीजिए कैमल की हम मान लेते हैं, कैमल की जो हाइट है वो अभी मान लीजिए कि 2 मीटर के आसपास की है। ठीक है, कंडीशन ऐसी हुई कि 2 मीटर की हाइट पर पाए जाने वाली जो वेजिटेशन थी ये खत्म हो गई। ठीक है, तो ऐसे में जिनकी भी हाइट 2 से ज्यादा की है, अब उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या पाएंगे कि जो मीन लेंथ जो अभी तक 2 मीटर की थी, ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म या ज्यादातर जो कैमल पाए जा रहे थे 2 मीटर की हाइट के पाए जा रहे थे, अब 2.5 या 3 मीटर की जो हाइट के हैं ये ज्यादा पाए जाएंगे। तो क्या अब जो मीन लेंथ है वो 2 से शिफ्ट होकर कहां पहुंच गई है, 2.5 या 3 पहुंच गई। ठीक है ना, यस। तो इसे हम यहां पर क्या कहते हैं, डायरेक्शनल। ठीक है, डायरेक्शनल फेज कहते हैं हम इसे। और अगर जो कंडीशन अभी सर्वाइवल की है वो थ्रो आउट खत्म ही हो जाए तो उसे फिर डिसरप्टिव कंडीशन कहा जाता है। और ऐसे में जो मीन जो आप कह लीजिए कि ट्रेट जो रहती है उसके जिस भी ऑर्गेनिज्म में देखने के चांस बन रहे हैं वो धीरे धीरे सब खत्म होते जाते हैं। तो ऐसे में 2 पीक्स वहां पर अराइज होती हैं। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन नेचुरल सिलेक्शन को लेकर आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर में गिवन है, जिसको अपने यहां पर समझने की कोशिश करी है। क्लियर है ये चीज। इससे आगे बढ़ते हैं और हमारे नेचुरल सिलेक्शन के क्या कुछ और भी पर्सपेक्टिव्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में शॉर्ट लाइफ स्पैन्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर अडेप्टेशन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, साथ साथ समय भी कम लगता है। बेसिकली समय के ऊपर में खास एम्फेसिस है यहां पर।
और समय यहां पर काफी कम लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया काफी रैपिडली ग्रो करता है और ऐसे में अगर किसी बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए छोड़ दिया जाए, कुछ बैक्टीरिया वहां पर मर जाएं, ठीक है, लेकिन कुछ जो उस कंडीशन में ढल गए, अब वो नेक्स्ट जनरेशन जल्दी लाएंगे, इस कारण से कुछ ही दिनों के अंदर में बैक्टीरिया की नई कॉलोनी जो है वो थ्राइव करते हुए हमें दिखाई देगी, ठीक है, मतलब उसमें अच्छे खासे नंबर के बैक्टीरिया वहां पर जनरेट हो चुके होंगे। लेकिन जब ये बात मल्टी सेलुलर लेवल पर, आप कह लीजिए कि ह्यूमंस पर या एनिमल्स पर अगर हम लागू करने की कोशिश करें, तो इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे नेचुरल सिलेक्शन होते होते। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है ये यहां पर लाइफ स्पैन और टाइम डिपेंडेंट भी होता है। क्लियर ये बात, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अपन ने यहां पर नेचुरल सिलेक्शन के ये पर्सपेक्टिव भी देख लिए हैं। अब इससे अतिरिक्त लेमार्क की भी थ्योरी का हम जिक्र करते हैं हमारी इवोल्यूशन में। तो लेमार्क के अनुसार, ठीक है, उन्होंने जो थ्योरी दी वो कुछ हद तक हमारे नेचुरल सिलेक्शन से अलग बात करती है। वो कहती है कि जो भी ऑर्गन्स का यूज ज्यादा हो रहा है वो ऑर्गन डेवलप होता जाएगा, जो ऑर्गन कम यूज हो रहा है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ठीक है। इस थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। तो इसी को थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म भी कह दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, लेमार्किज्म के अनुसार जो बात यहां पर कही गई है, क्या यह प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल है? नहीं, ये एप्लीकेबल नहीं होती। इसको ऑब्वियस तौर पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया जा चुका था, ठीक है, जिसके अंदर में एक माउस की जो टेल थी उसको लगातार कट किया जा रहा था, उसका यूज भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी टेल अराइज हो रही थी, ठीक है। तो लेमार्क के साथ में भी हमने यहां पर एक इसका जो डार्विन की थ्योरी है इसको अपन ने समझने की कोशिश करी है लेमार्क के साथ में। लेकिन एक जगह थी जहां पर डार्विन की थ्योरी का क्लैश हो रहा था विद अनदर थ्योरी। यस स्टूडेंट, जब बात यहां पर आई कि आखिरकार नई स्पीशीज बनती कैसे हैं, तो इसको लेकर डार्विन की थ्योरी यानी नेचुरल सिलेक्शन और दूसरी तरफ म्यूटेशन थ्योरी जो कि ह्यूगो डी विरिस ने दी थी, इनके बीच में भी मतभेद था। ह्यूगो डी विरिस जो कह रहे थे कि म्यूटेशन के कारण से सडन चेंज होंगे और काफी लार्ज चेंजेस होंगे, उसके कारण से नई स्पीशीज बन जाएगी, जबकि डार्विन का कहना था कि नई स्पीशीज जो बनेंगी ये ग्रेजुअल चेंजेस के कारण से बनेंगी। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के अंदर में जो समय लगने की बात कही थी वो काफी लंबा अंतराल था, तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी एज पर डार्विन थियरी। लेकिन ह्यूगो डी विरिस के अनुसार क्या था कि ये एक सडन बदलाव भी हो सकता है जिसके कारण से नई स्पीशीज डेवलप हो जाएं। क्लियर है ये बात भी? तो ह्यूगो डी विरिस का पर्सपेक्टिव और डार्विन का पर्सपेक्टिव, ये दोनों ही पर्सपेक्टिव आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर में गिवन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इन पर भी सीधे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। क्लियर? डियर स्टूडेंट, आई होप जो कुछ भी अपन ने अभी तक यहां पर पढ़ा है वो एकदम क्लियर हो चुका है। हम समझ चुके हैं किस किस तरीके से धरती और आप कह लीजिए यूनिवर्स किस तरीके से आप कह लीजिए कि ऑरिजिनेट हुआ, लाइफ कैसे ऑरिजिनेट हुई, और जो पर्टिकुलर हमारे स्पेसिफिक यहां पर लेमार्किज्म है या फिर नेचुरल सिलेक्शन है, इसको भी अपन समझ चुके हैं, इंक्लूडिंग एडेप्टिव रेडिएशन। तो डियर स्टूडेंट, अब हम जो बात करने जा रहे हैं एक खास प्रिंसिपल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बात करता है अलील्स के डिस्ट्रीब्यूशन की। आप कहेंगे सर ये कैसे इवोल्यूशन से रिलेटेड है? डियर स्टूडेंट, ये है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बताता है कि एक अलील की फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं पर्टिकुलर पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट होती हैं। कांस्टेंट होने का यह मतलब है कि ये जनरेशन टू जनरेशन इसी फ्रीक्वेंसी पर पास ऑन होते रहेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी दूं कि ये अलील्स क्या होती हैं, तो डियर स्टूडेंट, एक जीन की जो अलग फॉर्म्स एक इंडिविजुअल के अंदर में पाई जा सकती हैं, या फिर आप कह लीजिए एक पॉपुलेशन के अंदर में एक जीन की जितनी भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स पाई जाती हैं उन्हें अलील्स कहा जाता है। तो अलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है, अलील्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक पॉपुलेशन के अंदर में एज पर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ये कांस्टेंट होता है और ये होता है 1। डियर स्टूडेंट, जब कभी भी इनकी फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करना होता है तो इसको लेकर एक स्पेसिफिक फॉर्मूला भी गिवन है हमारे पास, दैट इज
पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, और इसी के साथ साथ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि जो भी अलील एक जीन की हैं उनकी ग्रॉस जो कांस्टेंट वैल्यू आती है फ्रीक्वेंसी की वो 1 आती है। डियर स्टूडेंट, यहां पर p और q को अगर मैं रेफर करूं तो डियर स्टूडेंट p यहां पर स्टैंड करता है फॉर डोमिनेंट अलील। जेनेटिक्स में जब हम स्टडी करते हैं अलील्स को तो वहां पर डोमिनेंट अलील की जो बात आती है उसे p से रेफर किया जा रहा है यहां, और q से हम रेफर करते हैं रेसेसिव अलील को। तो डियर स्टूडेंट, जहां पर p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 बताया जा रहा है, उसका मतलब है कि डोमिनेंट अलील प्लस रेसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी को जब जोड़ा जाएगा तो 1 रहता है, कांस्टेंट रहता है। जबकि दूसरे जो फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं यहां पर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, इसमें पी स्क्वायर रेफर कर रहा होता है होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। जैसे p को हमने कहा कि वो डोमिनेंट अलील है, तो पी स्क्वायर का मतलब कि दोनों ही अलील कैसी हैं, डोमिनेंट हैं, इसलिए हम कह रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन को पी स्क्वायर रेफर करता है, और क्यू स्क्वायर करता है होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन को। और ऐसे में 2pq जो है ये रेफर कर रहा होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन को। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी हम ये बात पाएंगे कि दोनों ही अलील्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अल्टीमेटली जाकर कांस्टेंट 1 हो जाता है। क्लियर? तो यहां से भी आपके क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, हमारे डोमिनेंट अलील को कौन सा रेफर कर रहा है, या न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है, हायर लेवल्स के ऊपर में किया जाता है वैसे। ठीक है, तो ये हमारी हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये भी हमारे इवोल्यूशन का ही हिस्सा है। अब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल सीधे तौर पर किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है, तो लगभग 5 फैक्टर की हम यहां पर बात करते हैं। जो 5 फैक्टर यहां इसे अफेक्ट करते हैं ये है जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, फिर नेचुरल सिलेक्शन और जीन रिकॉम्बिनेशन। ये 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को। जो मैंने वर्ड यहां पर कुछ देर पहले कहा है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, वो भी दरअसल यही बता रहा है कि दोनों ही अलील्स, डोमिनेंट और रेसेसिव अलील जो कि एक जीन की पाई जा रही है एक स्पीशीज में, एक पॉपुलेशन में, उनका कांस्टेंट जो वैल्यू जो है हम यहां पर पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी की वो 1 ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे में किस तरीके से ये जेनेटिक फ्लो या फिर म्यूटेशन ये सब कैसे अफेक्ट कर सकते हैं हार्डी-वेनबर्ग को? देखिए डियर स्टूडेंट, जब बात होती है जीन फ्लो की, सपोज कोई कंडीशन आ गई है और पॉपुलेशन में से काफी इंडिविजुअल जो है वो माइग्रेट करके अलग जगह पर पहुंच गए हैं, तो ऐसे में क्या वहां पर अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? यस, अलील की फ्रीक्वेंसी ना केवल पहले की जो पॉपुलेशन थी उसमें चेंज होगी, बल्कि जितने इंडिविजुअल यहां से माइग्रेट करके दूसरी जगह पर गए हैं उनकी जो पॉपुलेशन बनी है उसमें भी ये बदल जाएगी। तो ऐसे में हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिसरप्ट करने वाला फैक्टर जो है जीन फ्लो होता है। ऐसे में जब ये माइग्रेशन क्या कह लीजिए कि बार बार होती है, तो ऐसे में ये जेनेटिक ड्रिफ्ट भी क्रिएट कर देती है। ऐसे में प्रॉपर 2 अलग अलग स्पीशीज बनने की संभावना यहां पर बढ़ जाती है। ऑल्दो सडन कुछ ऐसी भी घटनाएं घट सकती हैं जिसके कारण से जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इनमें से एक है, और ऐसे में जो यहां पर अलग अलग पॉपुलेशन बढ़ चुकी होती हैं ये धीरे धीरे अगली जो आप कह लीजिए न्यू स्पीशीज बनने के रास्ते पर चल देती हैं, यानी दोनों स्पीशीज जो हैं वो अलग अलग हो चुकी होती हैं धीरे धीरे। जो इंडिविजुअल पहले तक एक पॉपुलेशन का हिस्सा थे, अलग अलग होने के बाद उनकी कंडीशंस, उनकी नेचुरल कंडीशन, उनका एनवायरमेंटल कंडीशन चूंकि काफी अलग हो चुकी होती हैं, ये अब अलग अलग स्पीशीज बनने की तरफ बढ़ चुकी होती हैं। ठीक है, पहली वाली जो है वो तो सपोज कर ली गई पहले जैसी कंडीशन ही रही उनकी, उनका नेचुरल एनवायरमेंट काफी नहीं बदला है, लेकिन जो नई जगह पर गए हुए इंडिविजुअल्स हैं उनकी पॉपुलेशन बन रही है वो थ्रो आउट अब अलग स्पीशीज के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, क्या ये अफेक्ट करेगा? यस, ये अफेक्ट करेगा। म्यूटेशन भी अफेक्ट करता है इसी तरीके से, और जीन रिकॉम्बिनेशन की भी बात भी अगर हम करें, यस, वो भी अफेक्ट करती है। अगर अदर आप कह लीजिए स्पीशीज के साथ में मेटिंग के कारण से जो बनने वाले आप कह लीजिए इंडिविजुअल्स होंगे, प्रोजेनी होंगी, उनकी भी जीन फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो ऐसे में ये सारे फैक्टर्स हार्डी-वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल है उसको अफेक्ट करते हैं।
अब ऐसे में जो भी ऐसी कंडीशन जब होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की जो कंडीशन होती है, और ऐसी कंडीशन जहां पर एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ ऐसे हो गए, तो जो भी माइग्रेट करने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन के, अब जब वो नई जगह पर जा रहे हैं, वहां पर डेवलप होकर एक नई स्पीशीज बना रहे हैं, तो ये यहां पर फाउंडर होते हैं इस नई स्पीशीज के, और इसी को कहा जाता है फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, फाउंडर इफेक्ट जो है मतलब एक जगह पर पाई जाने वाली पॉपुलेशन में से जो इंडिविजुअल जाके दूसरी जगह पर एक नई स्पीशीज के रूप में डेवलप हो रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग में कहे जाएंगे फाउंडर ऑफ दैट स्पीशीज। फाउंडर मतलब आपको पता होगा कि किसी भी अगर कंपनी की ही शुरुआत करी जाती है तो उसके फाउंडर की बात करी जाती है, तो ये नई स्पीशीज जो बन रही है ये यहां पर इसके फाउंडर्स होंगे, और जाकर अलग जगह पर नई स्पीशीज बनाना, दिस इज फाउंडर इफेक्ट। क्लियर ये बात? तो यहां पर हमने हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के भी जो मेन पॉइंट्स हैं वो समझ लिए हैं। आई होप ये सबको क्लियर हो चुका है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और दोबारा अपने उसी जगह पर आते हैं जहां पर हमने लाइफ के ऑरिजिनेशन को छोड़ा था। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ की जो ऑरिजिनेशन है उसके होने के रास्ते खुल चुके थे, लेकिन फिर भी जो पहली आप कह लीजिए सेल डेवलप होने में काफी समय लग गया। जो पहली सेल हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट जब हुई, ये लगभग 2 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी, और उसमें भी शुरुआती कंडीशन कैसी थी? प्रोकैरियोट्स की, जैसे हमने बात करी थी शुरुआत के अंदर में कैसे केमिकल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन करने में वे सक्षम हुए थे। धीरे धीरे कंडीशन और ढली, सनलाइट बेस्ड आप कह लीजिए कि उन्होंने एनर्जी प्रोडक्शन शुरू करी, और ऐसे में हम पाते हैं कि धीरे धीरे साइनोबैक्टीरिया की डेवलपमेंट हुई। यूनिसेलुलर कंडीशन काफी हद तक थ्राइव करने लग गई थी। अब धीरे धीरे इससे मल्टी सेलुलर कंडीशन आनी शुरू हो गई। तो डियर स्टूडेंट, मल्टी सेलुलर कंडीशन आते हुए जो लाइफ फॉर्म्स अब धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, ये भी लगभग आप कह लीजिए कि 500 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, तब ये कंडीशन आ गई थी। यानी कि 2 बिलियन ईयर से लेकर 500 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 1.5 बिलियन ईयर्स का समय लग गया। इसमें भी जब हम बात करते हैं हमारे इनवर्टिब्रेट्स की, पॉरीफेरा की हम बात करते हैं, हम सिलेंट्रेटा की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सब जो प्रिमिटिव हमारे मल्टी सेलुलर किंगडम एनिमिलिया के मल्टी सेलुलर जो हमारे ये ऑर्गेनिजम्स थे, इनको भी डेवलप होने में लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स का समय लग गया। लगभग 350 मिलियन ईयर्स अगो आप देखते हैं कि फिशेस काफी हद तक यहां पर डेवलप होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, अगर मैं समय अंतराल के हिसाब से बात करूं तो डियर स्टूडेंट, हमारे जो टाइम पीरियड को, टाइम स्केल को बांटा गया है अलग अलग इपॉक्स में। ठीक है, यहां पर वो पहला इपॉक जो है ये हमारे सामने आ चुका था। सो डियर स्टूडेंट्स, 350 मिलियन ईयर्स अगो हम ये पाते हैं कि जो डेवोनियन टाइम पीरियड चल रहा था, फिशेस यहां पर काफी हद तक थ्राइव कर रही थी। ठीक है, डेवोनियन जो हमारी पीरियड है इसको पीरियड ऑफ फिशेस भी कहा जाता है, और 350 मिलियन ईयर्स अगो ही प्रिमिटिव जो एम्फीबियंस थे इनकी भी शुरुआत हो चुकी थी। यानी जो फिशेस आप कह लीजिए कि जिनके फिन्स स्ट्रांग थे, टेरेस्ट्रियल रीजन पर आ सकती थी, ठीक है, उन्होंने टेरेस्ट्रियल रीजन पर आना शुरू किया और एम्फीबियंस की डेवलपमेंट हुई। और फिर जो 350 मिलियन अगो की हम बात कर रहे हैं, एम्फीबियंस से फिर धीरे धीरे टाइम पीरियड और आगे बढ़ा, रेप्टाइल्स का टाइम पीरियड आया। और जब हम यहां पर टाइम पीरियड में और आगे बढ़ते हैं तो लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो रेप्टाइल्स थ्राइव कर रहे थे, बल्कि मैं कहूं तो डोमिनेट कर रहे थे थ्रू आउट अर्थ। ठीक है, जिस टाइम पीरियड में हम बात कर रहे होते हैं हमारे जुरासिक पार्क, ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी, जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, ठीक है, तो ट्रायसिक जुरासिक रीजन जो है पीरियड्स जो हैं, ये टाइम पीरियड था रेप्टाइल्स के डोमिनेशन का। लेकिन लगभग 65 मिलियन ईयर्स अगो मेटेरॉइड के गिरने के कारण से जो काफी लार्ज साइज के रेप्टाइल्स अर्थ पर रह रहे थे, ये सभी के सभी समाप्त हो गए, और ऐसे में मैमल्स ने धीरे धीरे उनकी जगह लेनी शुरू कर दी। और ऐसे में आज के समय जब हम देख रहे हैं तो मैमल्स जो हैं ये अर्थ के ऊपर में रूल कर रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं डोमिनेट कर रहे हैं अर्थ पर। लेकिन इनमें भी जो इनिशियल जो मैमल्स थे, ठीक है, ट्री श्रूज जिन्हें कहा जाता है, पेड़ों पर रहने वाले श्रूज थे, ठीक है, उनमें भी धीरे धीरे बदलाव हुए। ठीक है, और आप कह लीजिए
कि लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो जो है प्राइमेट्स ये अलग हुए, और प्राइमेट्स में भी जो हम कहते हैं कि हम ह्यूमंस के जो एंसेस्टर्स हैं लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स अगो हम बात करें तो जो सबसे प्रिमिटिव जो हमारे एंसेस्टर की हम बात करते हैं रमापिथिकस, ठीक है, ड्रायोपिथिकस, ठीक है, इनका टाइम एरा आ जाता है। ठीक है, फिर ड्रायोपिथिकस के बाद में हम बात करते हैं ऑस्ट्रोलोपिथिकस, ठीक है, उसका टाइम पीरियड आता है। फिर इससे हम आगे और बढ़ते हैं तो बात हम करते हैं यहां पर होमो हैबिलस की। होमो हैबिलस सबसे पहले होमिनिड, ठीक है, यानी ह्यूमन लाइक दिखाई देने वाले जो आप कह लीजिए कि इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, होमो हैबिलस। होमो हैबिलस के बाद होमो इरेक्टस की बात आती है, ठीक है, जावा मैन, पेकिंग मैन, ठीक है, हेडलबर्ग, ये सब हमारे होमो इरेक्टस ही के आप कह लीजिए अलग अलग सब स्पीशीज में आते थे। फिर इसके बाद जो मॉडर्न ह्यूमन के तौर पर हम बात करते हैं निएंडरथल्स, फिर उनका टाइम पीरियड आता है, और उसके बाद क्रो-मैग्नन, और फिर आज जो हम जानते हैं होमो सेपियंस। तो डियर स्टूडेंट, इसमें भी हमारी भी इवोल्यूशन हुई है। अगर हम बात करते हैं हमारे होमो हैबिलस, जहां पर हम बात करते हैं कि जहां से होमिनिड्स शुरू हुए थे, होमो हैबिलस, तो लगभग वहां पर हमारी जो स्कल की जो आप कह लीजिए क्रेनियम की जो कैपेसिटी की हम बात करते हैं, ठीक है, क्रेनियम कैपेसिटी काफी कम थी, ठीक है, लगभग आप कह लीजिए 650 से 800 के आसपास की क्रेनियम कैपेसिटी थी। जब हम बात करते हैं होमो इरेक्टस की, लगभग 900, लिखिए यानी कि 900 सीसी यहां पर हो चुकी थी। ठीक है, फिर फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, निएंडरथल्स पर जाते हैं, ठीक है, और क्रो-मैग्नन तक आते हैं। निएंडरथल तक आते हैं तो लगभग 1400 सीसी यहां पर क्रेनियम कैपेसिटी हो चुकी थी। डियर स्टूडेंट्स, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट अराइज होते हैं, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्रो-मैग्नन में जब हम बात करते हैं तो यहां पर 1600 से भी ज्यादा, यानी अप्रोक्सीमेट कह सकता हूं मैं 1660, ठीक है, सीसी यहां पर हो चुकी थी, क्रेनियम कैपेसिटी 1660 हो चुकी थी। अब आप कहोगे सर एज ह्यूमंस अगर हम लोग होमो सेपियंस कहीं ज्यादा समझदार है तो हमारी क्रेनियम कैपेसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सवाल में अगर यह बात कही जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि होमो सेपियंस की क्रेनियम कैपेसिटी सबसे ज्यादा नहीं है। क्रो-मैग्नन जो थे इनकी क्रेनियम कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी, 1660 थी। अगर हम आज के हम होमोसेपियंस की बात करते हैं तो हमारी क्रेनियम कैपेसिटी जो है ये 1400 के आसपास ही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये हमने हमारा जो आखिरी पार्ट है इवोल्यूशन का, इसको भी कवर कर लिया है। हमने आज इस सेशन में यूनिवर्स की ओरिजिनेशन से लेकर लाइफ की ओरिजिनेशन की बात करी, फिर जो अलग अलग थियरीज दी गई लाइफ की ओरिजिनेशन को लेकर उसके बारे में भी हमने बात करी, फिर हमने जो नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है, फिर इसके अलावा लेमार्किज्म क्या है, ह्यूगो डिब्रिस की म्यूटेशन थियरी को भी हमने यहां पर जानने की कोशिश करी, और अलग अलग पर्सपेक्टिव जो इनसे रिलेटेड थे उनको भी कंपाइल करने की कोशिश करी इस सेशन में। साथ ही साथ फिर हम लोगों ने जो टाइम पीरियड्स जो बटे हुए हैं, किस तरीके से लाइफ ओरिजिनेशन के बाद में धीरे धीरे आप कह लीजिए फिशेस, इन्वर्टिब्रेट से फिर फिशेस बनी, फिशेस के बाद में आप बात करते हैं एम्फीबियंस की, फिर रेप्टाइल्स की, एव्स की भी बात आती है, ठीक है, और मैमल्स की बात हमने करी, मैमल्स किस तरीके से फर्दर आगे डेवलप हुए, प्राइमेट्स वहां पर अलग हुए, लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो, 1.5 मिलियन में अगर हम देखें, मिलियन ईयर्स अगो देखें तो वहां से प्राइमेट्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, यानी एंसेस्ट्रल तौर पर हम काफी हद तक जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो बदलाव हम में होते गए ये हमारी इवोल्यूशन का ही हिस्सा है। ठीक है, और फाइनली हमने जो अलग अलग हमारे ह्यूमन की भी इवोल्यूशन है उसको भी अपन ने यहां पर कवर किया है। डियर स्टूडेंट, हर एक रीजन में से यहां से सवाल प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन के इवोल्यूशन से रिलेटेड सवाल प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, टाइम एरा से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, डेवोनियन है, ठीक है, कार्बोनिफेरस है, तो ये सारी चीजें जो हैं आई होप आज सभी को क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, आज इस इवोल्यूशन के पॉडकास्ट को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए यह सेशन बेहद यूजफुल रहे। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।